Okay students, we have completed the process of electrolysis of the water. Now we are coming on the steam and hydrocarbon process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एटॉमिक हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर सबसे पहले स्टीम है, और स्टूडेंट्स स्टीम का मतलब ये होता है कि जब हम H2O यानी वाटर को, जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, जब हम उसको हीटअप करेंगे तो उसकी बेसिकली स्टेट चेंज हो जाती है, यानी वो लिक्विड से फिर आ जाता है कहाँ पे? गैस की तरफ। तो जब H2O यानी पानी गैस फॉर्म में आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम का रिएक्शन कराते हैं किस चीज के साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ। और हाइड्रोकार्बन का कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे CH4। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कुछ चीजें हाइड्रोकार्बन होती हैं, कुछ कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन, कुछ डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कैटेगरीज जितने भी हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो कि जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मीथेन लिया हुआ है, इसका नाम है मीथेन। अब यहाँ पे ये जो मीथेन है इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा इस स्टीम के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं टेम्परेचर दूंगा ऑलमोस्ट 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे मैं कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्पेशली निकल कैटलिस्ट। अब यहाँ पे ये जो मैं निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका काम ये होगा कि ये जो रिएक्शन है इसको स्पीड अप करेगा। इस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करेगा। सिर्फ यही काम होता है कैटलिस्ट का। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, यानी ये कार्बन जाके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाइल ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो बनेगा 3H2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन मोनो और हाइड्रोजन गैस आपस में मिक्स हो गई, और जब मिक्स हो गई तो एक मिक्सचर बन गया, और उस मिक्सचर का नाम है बच्चों वाटर गैस। ठीक है, ये जो मिक्सचर हमारे यहाँ बन गया है इसका नाम है वाटर गैस। अब हम जो हाइड्रोजन हासिल करेंगे वो इस वाटर गैस में से हासिल करेंगे। अच्छा, वाटर गैस में से हम हाइड्रोजन कैसे हासिल करेंगे? इसके प्रोसेस हैं जो कि मैं आगे जाके जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है उसके अंदर आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर गैस, और सेकंड प्रोसेस है लिक्विफिकेशन ऑफ द वाटर गैस। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम वाटर गैस में से हाइड्रोजन को आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि स्टीम इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब हम स्टीम को हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हाइल यूजिंग द निकल कैटलिस्ट, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मिंग एज अ वाटर गैस। और इस वाटर गैस में से ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये हम जो है वो हासिल करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है हमारे यहाँ वो है बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन कोल। नंबर फोर्थ प्रोसेस है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। स्टूडेंट्स ये एक फोर्थ जो है वो प्रोसेस आ गया हमारे यहाँ, और इस प्रोसेस के थ्रू भी हम हाइड्रोजन गैस को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन कोल, इसको कभी कभी हम इस तरह से भी बयान करते हैं, कोल गैसिफिकेशन के नाम से भी ये प्रोसेस जो है वो मशहूर है। तो अगर कहीं पे ये नाम आ जाता है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि ये बात जो है ना वो सेम है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीम अगेन, तो हमने यहाँ पे देखें स्टीम ये हम लेकर आए हैं। स्टीम का मतलब ये होता है कि जब वाटर हमारा गैस फेज के अंदर आ जाए, जब वाटर की स्टेट लिक्विड में से कन्वर्ट होकर गैस फॉर्म में आ जाए तो हम उसे कहते हैं स्टीम। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और है कोल। अब यहाँ पे ये जो कोल है यहाँ पे बेसिकली हम कोक इस्तेमाल करते हैं, कार्बन। और ये जो कोक है ना, कोक बेसिकली दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, इसको हम कहते हैं
कोक, लेकिन वो भी कौन सा, रेड हॉट कोक। इतना हम इसको गर्म करते हैं कि इसकी जो अपीरेंस है वो रेड लाइट बन जाती है। तो रेड हॉट कोक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इस रेड हॉट कोक को यानी कार्बन को हम रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनती है स्टूडेंट्स वो क्या चीज़ होती है, जो प्रोडक्ट होती है बेसिकली वो हमारे यहाँ मिल जाती है हमें, सॉरी, वो प्रोडक्ट जो होती है वो एक तो कार्बन, ये देखें ये कार्बन जाके इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनो, और जबकि ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हुआ कि अगेन ये जो कार्बन मोनो है और हाइड्रोजन गैस है वो आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई। जब वो आपस में मिक्स हो गई तो एक मिक्सचर बन गया और उस मिक्सचर का नाम है अगेन क्या चीज़, वाटर गैस। अब फिर से मसला हुआ कि वाटर गैस में से हम हाइड्रोजन कैसे हासिल करेंगे, तो मैं अभी आपको ये चीज़ ब्रीफली समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो वाटर गैस है वो क्यों बना? अगर हमसे कोई पूछे कि जब हम कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर गैस बन जाती है, लेकिन वाटर गैस क्यों बन जाती है, कार्बन मोनो ऊपर क्यों जाता है, हाइड्रोजन ऊपर क्यों जाता है और ऊपर वो क्यों मिलते हैं, क्यों मिक्सचर बनता है? तो इसका एक रीज़न है, वो ये कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वाटर गैस का वो कम है एयर, अगर हम इसको कंपेयर करें एयर के साथ। देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी। देखिए अगर हमसे कोई भी पूछे कि जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास जो है ऑफ एयर वो कितना है, तो हम क्या बताएंगे? ये याद रखिएगा कि एयर का कभी भी कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। अब जी क्यों नहीं होता एयर का मॉलिक्यूलर मास, तो फिर क्या चीज़ होता है? अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं तो फिर क्या? देखें एयर एक मिक्सचर है और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। जैसे चाय है, अब चाय एक मिक्सचर है, हाँ चाय के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन चाय का नहीं निकाल सकते क्योंकि चाय मिक्सचर है और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। लेकिन कोई भी मिक्सचर हो, देखिए यहाँ पे ये जो वाटर गैस है ना ये भी मिक्सचर ही है, तो कोई भी मिक्सचर हो हमारे पास तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास तो नहीं लेकिन एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर कहीं पे इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे तो ये आप उससे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का नहीं होता, लेकिन मिक्सचर का क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये जो वाटर गैस है इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कम है किसके साथ, जो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उससे। तभी क्या होता है कि जैसे ये दोनों चीज़ें फिर हो जाती हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि गैस है तो वो भी ऊपर जाती है, हाइड्रोजन गैस भी ऊपर जाती है, तो एयर में ये गैसेस दोनों आपस में मिल जाती हैं और रिजल्टन एक नया जो है वो मिक्सचर बन जाता है जिसका नाम है वाटर गैस। अब इस वाटर गैस के अंदर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आ गई और इस हाइड्रोजन को हमें सेपरेट करना है। अब वाटर गैस में से हम हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करें, तो वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करना बहुत ही आसान है। हमारे पास दो प्रोसेस हैं इस वाटर गैस की, या तो हम ऑक्सीडेशन करवाएं तभी भी हाइड्रोजन हमें मिल सकती है, इस वाटर गैस की हम या तो फिर लिक्विफिकेशन करवा दें तभी भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। कैसे मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ वैसे भी मैंने डिस्कस कर ली है। ओके जी, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। स्टूडेंट्स आप गौर करें कि हमारे पास जो है वो वाटर गैस है, ठीक हो गया, और इस वाटर गैस का फार्मूला है कार्बन मोनो प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके जी, ठीक है, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, वैसे भी हाइड्रोजन गैस हो कोई इशू इतना नहीं है। लेकिन अच्छा, वाटर गैस में से हमें क्या निकालनी है, हमें हाइड्रोजन चाहिए। कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन, वो तो वाटर गैस में मिक्स हैं। अब क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स वाटर गैस में से जो हाइड्रोजन निकलेगी उसके दो प्रोसेस हैं, या तो फिर हम क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं। ऑक्सीडेशन कराएं किस चीज़ की, वाटर गैस की। एक तो हमें ये प्रोसेस है, और जो सेकंड मेथड है बेसिकली उसका नाम है लिक्विफाई करें हम, लिक्विफिकेशन करवा दें वाटर गैस की तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल सकती हैं।
स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर गैस है ना, इसका जो सेकंड नेम है वो है बोस्च मेथड। बोस्च बेसिकली एक सेंटेंस का नाम है, तभी इसका नाम पड़ गया बोस्च मेथड। तो आइए मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीडेशन हम कैसे करें वाटर गैस की। बहुत ही सिंपल है। सपोज करें यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ वाटर गैस का फार्मूला, ठीक हो गया। अब वाटर गैस में मैं वाटर गैस की मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, एक मिनट मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ कि ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस होती हैं। एक तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर थर्ड ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एज वेल। तो ये 3 जो है वो डेफिनेशन है इस ऑक्सीडेशन टर्म की। अच्छा, तो अब हम वाटर, ये हमारे यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है वाटर गैस। इस वाटर गैस की हम क्या करवाने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैसे कराएंगे कि इस वाटर गैस को हम रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ। अच्छा, स्टीम के साथ क्यों, क्योंकि स्टीम के अंदर ये देखें ऑक्सीजन है ना, तो ये कार्बन मोनो इस जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो आपको यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन भी मिल जाएगी। अब क्या होगा, देखें जब हमने वाटर गैस की ऑक्सीडेशन करवाई, कहने का मतलब ये कि जब वाटर गैस के साथ हमने H2O स्टीम को रिएक्ट करवाया तो वाटर गैस के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसने जाकर रिएक्ट किया इस ऑक्सीजन के साथ। जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई तो फिर हम क्या यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और फिर यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसको हम डिसॉल्व करेंगे कोल्ड वाटर के अंदर। तो ये कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और हम लोगों को आराम से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है वो हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं वाटर गैस में से। अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड इसका जो टेक्निक है इसकी वो है लिक्विफिकेशन ऑफ द वाटर गैस। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर गैस। तो इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुने कि लिक्विफिकेशन ऑफ द वाटर गैस हम कैसे कराते हैं। देखें जी ये जो वाटर गैस है अगेन, और इसके अंदर क्या चीज़ है, एक तो कार्बन मोनो, उसके बाद हाइड्रोजन गैस है। अब देखें ये जो वाटर गैस है इसको हम लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जब हम इतना माइनस में, वो भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि ये जो वाटर गैस है वो आस्ता आस्ता लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस वाटर गैस के अंदर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेसिकली वो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो इस टेम्परेचर पे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगी हाइड्रोजन, जिसको हम आराम से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये सवाल जो है ना वो आपके माइंड में आया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है इस टेम्परेचर पे और हाइड्रोजन नहीं हो रही, ये क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है वो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में, ये भी माइनस में है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस अगर मैं यहाँ पे 250 दे देता तो फिर क्या होता, वाटर गैस मुकम्मल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती, लेकिन मैंने 250 नहीं दिया, मैंने कितना दिया है, -200 दिया है, तभी जो है सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, वाइल ये जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस फॉर्म में ही है और जिसको हम आराम से जो है वो कलेक्ट करेंगे।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो वाटर गैस है लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस है इससे सेपरेट तो हो जाती है, लेकिन कितनी परसेंटेज में? 99% ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हम सेपरेट करते हैं किस चीज़ से? वाटर गैस से, यानी हाइड्रोजन से जो है ना इसको हम सेपरेट करते हैं, लेकिन कितनी परसेंटेज में? 99 में। ओनली 1% ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि जो है ना वो रह जाती है, वो जो कि क्या हो जाती है? रेजिड्यू होती है, रह जाती है, वो नहीं सेपरेट होती। तो फिर हम क्या करते हैं? 1% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाती है, तो ये जो फिर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसको हम करते हैं ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो ट्रेसेस हैं, अब हम ट्रेसेस को क्या करेंगे? थोड़ी ही सही है लेकिन हैं तो सही ना, सेपरेट तो नहीं हुई ना। अब इन ट्रेसेस को हम रिएक्ट कराएंगे लिक्विड एयर के साथ। लिक्विड एयर क्या चीज़ है? देखिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये है कार्बन मोनो जो कि 1% रह गई थी, बाकी तो 99% जो है ना वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन 1% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम ट्रेसेस का नाम दे रहे हैं वो रह गई थी। अब इसको हम लिक्विड एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे, और लिक्विड एयर यहाँ पे क्या चीज़ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, शॉवर करेंगे थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। ठीक हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि न्यू कंपाउंड बन जाएगा जिसका फार्मूला होगा HCOONA। HCOONA इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक हो गया। तो जब ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के रह जाते हैं तो फिर उसको हम लिक्विड एयर के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और हमें आराम से जो है वो हाइड्रोजन मिल जाती है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जिसका नाम था बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन कोल। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ और यहाँ पे नंबर जो फोर्थ प्रोसेस है वो है स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट बेशक ले सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। इसको आप रिवाइज करके भी सुन सकते हैं अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस है वो है स्टीम मिथेनॉल नंबर 4। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस में क्या होता है कि अगेन यहाँ पे हम स्टीम लेके आते हैं। स्टीम का मतलब ये है कि वाटर लेकिन गैस फॉर्म में। ठीक हो गया। तो H2O गैस फॉर्म में, यानी हमने स्टीम को यहाँ पे ऐड किया हुआ है और स्टीम को रिएक्ट कराएंगे मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल का मतलब है मिथाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है CH3 और OH। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि CH3OH को यानी मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, और मिथाइल अल्कोहल को यानी मिथेनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ, तो भी हमें जो है वो हाइड्रोजन मिल जाती है। अब रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो हो भी जाता है, कभी ना भी होता है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड का। इतना टेम्परेचर हम जब प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
3H2 हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे कार्बन मोनो नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन मोनो होती तो फिर मैं कह देता ये मिक्सचर है जिसको हम वाटर गैस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनो नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम वो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो आराम से मिल जाती है। तो ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो हम जनाब जी वो हाइड्रोजन गैस को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 4th प्रोसेस है हमारे यहाँ वो है कि जी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया, ओके जी। तो जी ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, नंबर 5th है ना, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो है वो हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हेडिंग है, पहले तो इस हेडिंग को हम समझेंगे कि थर्मल का क्या मतलब होता है और डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो डिकम्पोजिशन है ना, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। थर्मल इसके अंदर खुद ही आ जाएगा। डिकम्पोजिशन क्या चीज़ है? केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन किस चीज़ को हम कहते हैं? स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ें, तो ये हमारे यहाँ क्या हो गई? डिकम्पोजिशन हो गई। डिकम्पोज करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। किसी भी कंपाउंड को हम तोड़ें उसके एलिमेंट्स के अंदर, तो ये हमारे यहाँ क्या हो गई? डिकम्पोजिशन हो गई। और इस डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि डिकम्पोजिशन को जो है वो हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गई जी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल लेकिन क्या डिकम्पोजिशन, श्योर। उसके बाद जो हो गई वो हो गई जी थर्मल डिकम्पोजिशन, यस, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो है वो हो गई वाटर डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है स्टूडेंट्स, उनके 3 किस्म हैं, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को केमिस्ट्री में हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम भी देते हैं। जबकि ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है केमिस्ट्री में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम करते हैं, अगर आपने सुना होगा कि इसको हम कहते हैं पायरोलाइसिस का नाम भी देते हैं, क्योंकि पायरोलाइसिस के अंदर भी हम यही करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम तोड़ते हैं। इसको आप पायरोलाइसिस भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको हम क्रैकिंग का नाम भी देते हैं। क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग, CRACING, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वाटर डिकम्पोजिशन है। अच्छा, क्रैकिंग की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वर्ड क्रैकिंग इस तरह से होगा। आई थिंक सो, मुझे बताने में इधर उधर हो जाता है वर्ड। ओके, तो वाटर डिकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन को हम पायरोलाइसिस कहते हैं, वाइल वाटर डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक हो गया। तो जी ये हमारे यहाँ जो है वो डिकम्पोजिशन के एग्ज़ाम हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है केमिस्ट्री के अंदर, बर्निंग, किसी को जलाना। समझ रहे हैं ना, हम किसी को जलाते भी हैं, ठीक है ना। तो जलाने के ज़ाहिर टाइप्स होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे कि हम जो है किसी चीज़ को जलाएं केमिस्ट्री के अंदर विद ऑक्सीजन, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो केमिस्ट्री में उसे हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शंस। ठीक है। और अगर हम विदाउट ऑक्सीजन किसी चीज़ को जो है वो जला रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन, तो उससे हम कहते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब है सिर्फ हीट देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करते।
थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी हीट देके किसी चीज़ को जो है ना वो बर्न करने जा रहे हैं हम। अच्छा, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है। जब किसी रिएक्शन के अंदर हम हीट को सप्लाई करें, एनर्जी को सप्लाई करें, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब हमें किसी रिएक्शन में एनर्जी मिले, एनर्जी जो है वो रिलीज हो, तो उस रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ये होगा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जबकि ये वाला क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको लाजिम याद होनी चाहिए। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि जब किसी कंपाउंड को एलिमेंट्स में तोड़ें, और उसके कितने इकसाम हैं मैंने वो आपको समझा लिए। उसके बाद बर्निंग है। बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर भी हो सकती है और ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन के बगैर हो तो वो थर्मल है। तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक हो गया ना। तो थोड़ी सी हिस्ट्री लाजिम थी आप लोगों को समझाना। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग जो हैं इसका स्क्रीनशॉट निकालें। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है स्टूडेंट्स, वो हम कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन की करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये है CH4, और CH4 जो है वो अगेन क्या चीज़ है, वो हाइड्रोकार्बन है। और फिर जब हम इस CH4 की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको जब हम हीट देंगे, कितनी हीट देंगे सर, ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर जब इसको हम प्रोवाइड करेंगे, तो दो चीज़ें इसके अंदर जो है ना बन जाएंगी, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें, हमें हाइड्रोजन भी मिल गई, हमारे काम की चीज़ तो हाइड्रोजन थी जो कि हमें मिल गई। और ये जो कार्बन है, इसको हम कार्बन ब्लैक का नाम देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये जो हैं वो जनाब इंक जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये जो हैं वो फिलर्स ऑफ द टायर्स, जो फिलिंग करते हैं हम टायर्स के अंदर, फिलर्स ऑफ द टायर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये बहुत इसके जो है ना वो पेपर में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पे हम कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं, आप खुद भी जो हैं इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया। ओके, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नंबर 6, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जो है वो अमोनिया। वहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को तोड़ रहे थे, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि जी NH3 अमोनिया है हमारे यहाँ, उसको हम तोड़ेंगे और अमोनिया के हम जो हैं वो दो मालिक्यूल ले रहे हैं। तो हम इसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो होगा ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, दिस इज़ टू हाई टेम्परेचर। एंड यहाँ पे हम बेशक कोई कैटलिस्ट भी जो हैं वो कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अमोनिया को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के हाथ तोड़ेंगे, तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, एक तो हमें नाइट्रोजन मिलेगी और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन है, अगेन ये आपस में जो है वो कंबाइन होगी, ये एक इनका अलग मिक्सचर होगा। तो बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। ठीक है, इसका जो है वो टेम्परेचर -196, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हम लिक्विफाई करते हैं तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो है वो हम हाइड्रोजन को जो है ना वो आराम से सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर, जबकि हाइड्रोजन गैस स्टिल रिमेन गैस। तो फिर हम जो है वो इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं वो प्रोसेस थे जिनके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके 6 बेसिकली प्रोसेस थे।
और नंबर 1 था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन कोल, स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस, ये जितने सारी चीज़ें हैं। डिकम्पोजिशन के अंदर ये हमने पढ़ा कि जब हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं तो फिर कार्बन मिलता है जिसको हम कार्बन ब्लैक कहते हैं, जिसको हम पेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक में भी इस्तेमाल करते हैं, इंक में भी इस्तेमाल करते हैं, फिलर्स ऑफ द टायर में बहुत सारे और भी इसके इस्तेमाल हैं। तो बहरहाल तो फाइनल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया थी, उसको भी हमने देख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन केस अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद हमारा वो होगा इंशाअल्लाह ताला एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। तो हम एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में और उसके बाद फिर हम हाइड्राइड्स ऑफ द हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।